लारिजानी की मौत के बाद बौखलाया ईरान इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है। इजराइल के सभी शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। खैबर शिकन और खुरम शहर मिसाइलों से अटैक किया गया है। तस्वीरें भी लगातार, अब इजराइल से बहुत तस्वीरें तो बाहर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जो ईरान के हवाले से तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख दें। खैबर शिकन और खुरम शहर, इन दो मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजराइल के तमाम शहरों पर अटैक किया गया। और नुकसान इस तरह से हो रहा है कि क्योंकि ये मिसाइल हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दी जाती है, लेकिन मलबा तो आकर गिरता है, और जब मलबा आकर गिरता है तो वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। मिसाइल आकर गिरेगी तो ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन मलबा भी आकर गिरता है तो भी डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया गया है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल ने तबाही मचा दी है। ईरान ने कई क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलें दागी हैं और एक के बाद एक। क्लस्टर का मतलब ही ये है कि एक साथ एक के बाद एक इस तरीके से हमला होना। और उसकी कुछ तस्वीरें मैं आज सुबह से देख रही हूँ। एक फोटो है, एयर स्ट्राइक जिस तरीके से हुई है, वहां पे जिस तरीके का डिवास्टेशन हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। राहुल जी, ये तो बात एकदम साफ है, उन्होंने अली खामेनेई को न्यूट्रलाइज कर दिया, तब भी ईरान लड़ रहा है। अली लारिजानी को मार दिया, तब भी ईरान लड़ रहा है। तो ईरान तो ये तय करके बैठा है कि अंत तक इस युद्ध को लेकर जाना है। जब तक एक व्यक्ति भी जिंदा है तब तक वो लड़ेंगे। देखिए, ईरान का बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि तेल और गैस ही सिर्फ ऐसा है, ऐसा नहीं है। वहाँ से बहुत सारा और ट्रेड जो है गुजरता है। अब आप चाइना बहुत सारी कार्गो शिप जाती हैं। चाइना पे इफेक्ट देख लीजिए, उनका जो पूरा एल्युमिनियम का ट्रेड है वो सारा रुक गया है। वहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो फंसा पड़ा है चाइना में और वो बेच नहीं पा रहे हैं। भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं और बहुत ट्रेड, इस रूट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। और दूसरे आसपास के इलाके भी जो हैं वो कब तक इसको झेल पाएंगे, ये भी देखने की बात है। बाकी देश जो ईरान के आसपास हैं वो कब तक इसके फाइनेंशियल लॉस जो है वो झेल पाएंगे, ये भी देखने की बात। ईरान बार बार जो है बाकी जो देश हैं आसपास, उनको ये कह रहा है कि वो अमेरिकी अड्डे जो हैं या अमेरिकी फौजें जो हैं उनको वहाँ से बाहर निकाले, ताकि जो है फिर वो हमला करना वहाँ पर रोक देगा। तो ये सारी बातें वहाँ पर हो रही हैं। और अमेरिकी, अगर आप प्रेसिडेंट की बात भी करें तो वो भी जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें भी हताशा दिखाई दे रही है। कोई जो है, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना बाकी जो नाटो को लेकर फ्रांस ने भी जो कहा, इमैनुअल मैक्रों का जो बयान है, वो अपनी फौज वहाँ पर नहीं भेजना चाहता है, कोई भी अपने एसेट्स वहाँ पर नहीं लगाना चाहता। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल जो है वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो उसकी कमी इजराइल में महसूस की जा रही है। और हमने देखा है कि बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो इंटरसेप्टर्स से ना मतलब वो रोक नहीं पाते हैं और वो आके गिरती हैं। जैसे आपने क्लस्टर बम्स की बात की है, उसमें मिसाइल जो आती है और बीच में खुल जाती है, उसके साथ बॉम्बलेट्स जो हैं बहुत सारे इलाके में फैल जाते हैं, तो उसको रोकना तो असंभव जैसा है। और दूसरा, ईरान जो है नई मिसाइलें जो है वो इस समय इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ऐसी मिसाइलें जिनका पहले कभी देखा नहीं गया। लेकिन अमेरिका को इतना तो पता होगा ना कि जिनसे वो भिड़ने जा रहे हैं, अगर वो ये मान के चल रहे थे कि उन्होंने एक मिसाइल सिटी बना के रखी हुई है, तो इतनी ताकत लेकर ईरान बैठा हुआ होगा और उसके पास खार्ग है। अमेरिका का आप सोचिए, जो बयान अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं हमने ये सोचा ही नहीं था कि वो आसपास के देशों पर अटैक करेंगे, जबकि ईरान साफ तौर से बोल चुका था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो उनके बयान अपने आप में मतलब हंसी भी आती है और ये भी आती है कि क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसा हो सकता है और अपने देश के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर सकता है। नाटो के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। नाटो को लेकर जिस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं,